लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण, उसका एक फुल क्वेश्चन था। अलग अलग टूल थे वो बताए गए थे, उसमें प्राक्कलन समिति भी थी, लोक लेखा समिति भी थी। आज हम देखेंगे इन सबको इंडिविजुअली। एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसयूज, इन पर अगर अलग से क्वेश्चन आता है 100 वर्ड्स में तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राक्कलन समिति, 100 शब्दों में इस पर कैसे लिखा जाएगा, इसकी सारी बातों को कंप्लीट करते हैं। तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो आप देखो, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी ब्रिटिश कालीन व्यवस्था में 1921 ईयर आएगा, 1921 स्थायी वित्त समिति के रूप में सबसे पहले समिति का गठन किया गया था। उसके बाद फिर वित्त मंत्री जो भारत के बने थे जॉन मथाई, उनकी सिफारिश पर 1950 में इसको स्थापित किया जाता है। और जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो पहले लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि धारा या सेक्शन 116 के आधार पर कार्यपालिका के व्यय पर एक बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता होगी, तो इसलिए इस समिति का बनाया जाना बहुत जरूरी होता है। तो ये इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो जाते हैं। अब इसके बारे में क्या लिखा जाएगा, तो हम इसका स्ट्रक्चर बता देंगे कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और 30 सदस्य होते हैं। ये 30 सदस्य पूरे लोकसभा से आते हैं, एस्टीमेट कमेटी के सारे मेंबर लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति, अब इसी को लैंग्वेज में भी बता देंगे कि प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। ये सभी लोकसभा से कौन से मेथड के द्वारा, एकल संक्रमणीय विधि, सिंगल ट्रांजिशनल जो मेथड रहता है, जिसी से राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा सदस्यों के जो इलेक्शन होते हैं, उसी मेथड के द्वारा इन सदस्यों का इलेक्शन होता है। अब अध्यक्ष जो रहता है वो सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी का जो भी व्यक्ति रहेगा, सीनियर रहेगा, उसे नियुक्त किया जाता है। लेकिन अगर इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष को मेंबर बना लिया गया है समिति में, तो फिर उसे ही अध्यक्ष बनाया जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, 1 साल के बाद फिर उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाएंगे। ऐसे करके ये समिति चलती रहती है। सदस्य जरूर 1 साल के लिए रहेंगे, बट ये कमेटी हमेशा अपना कंटिन्यूअस काम करती रहती है, परमानेंट कमेटी के रूप में जारी रहती है। और उसके हम कार्य और शक्तियां या कर्तव्य लिख सकते हैं। तो लोकसभा कार्यविधि एवं नियम संचालन संख्या 310 और 312 के आधार पर इस समिति के निम्न कार्य हैं, एक एक करके उनको देखना है। सरकारी नीति के अनुरूप तैयार किए गए अनुमानों में मितव्ययिता लाने के लिए प्रशासनिक संगठनात्मक उपाय सुझाना, यानी सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, चाहे रोड बनाना हो, चाहे उसे ट्रेन चलानी हो, चाहे एरोड्रम बनाना हो, चाहे वो डैम बनाए या एग्रीकल्चर के लिए कोई स्कीम लेकर आती है, तो उसको मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले, कम से कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले, इसके लिए प्रशासनिक संगठन में और अधिक अच्छे से कार्य किया जाए, ये अपने उपाय देती है, सुझाव देती है। प्रशासन में कार्यकुशलता, एफिशिएंसी लाने के लिए और इकोनॉमी यानी मितव्ययिता लाने के लिए अल्टरनेट उपलब्ध कराती है कि किसी कार्य को करने का सिर्फ यही तरीका नहीं होगा, एक से अलावा भी तरीके होते हैं, उनको अपनाया जाएगा तो ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद अनुमानों में सन्निहित नीति के अनुरूप मौद्रिक प्रावधानों के औचित्य की जांच करती है, यानी जो एस्टीमेट लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं कि किसी प्रोजेक्ट पर इतना पैसा खर्च होगा, किसी योजना पर इतना जो खर्च आएगा, तो उसमें उसका अकाउंटेबिलिटी, यानी ये वास्तव में जो पैसा मांगा जा रहा है क्या ये औचित्यपूर्ण है या नहीं, ये सिर्फ इस बात की जांच जो करेगी, पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएगी। जैसे मान के चलो प्रौढ़ शिक्षा एक पॉलिसी है, प्रौढ़ शिक्षा पर फंड जो खर्च होता है पूरे देश में, हम मान के चलें कि इस पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो ये प्रौढ़ शिक्षा की पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई अपना रिकमेंडेशन नहीं देगा। ये 20,000 करोड़ को और कितने अच्छे से खर्च किया जाए, या यही काम 18,000 में हो सकता है, 15,000 में हो सकता है, तो उसके लिए ये काम करेगी। इसे कहते हैं कि सन्निहित नीति के अनुरूप पॉलिसी का ये विरोध नहीं कर सकती, ये इसको अधिकार नहीं दिया गया, राइट। इसके बाद संसद के समक्ष बजट अनुमानों के प्रस्तुतिकरण का बेहतर ढंग विकसित करने के लिए सुझाव दिया। बजट आता है, बजट में डिमांड्स आती हैं, अनुदान की मांगें रखी जाती हैं, तो और क्या बेटर वे हो सकता है और अच्छा तरीका हो सकता है, उसको ये प्रस्तुत करते हैं। बस इतना सही है 100 शब्दों में, इससे ज्यादा हम इसके बारे में हमने संरचना बता दी, इसके कार्य बता दिया, फाइनली खत्म हो जाता है। 100 शब्दों के क्वेश्चन में कंक्लूजन जो लिखना होता है वो बहुत छोटा, 2 लाइन का कंक्लूजन काफी होता है। यहाँ आपके सामने तो मैं इतना बड़ा कंक्लूजन लिख दिया जिसको आप इंफॉर्मेशन के रूप में ले सकते हैं कि प्राक्कलन समिति द्वारा समय समय पर अपनी जांच संबंधी प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं और यह पूरे साल भर उसका काम चलता है। अब अगर कभी ये डिटेल में आ जाए या क्वेश्चन को चेंज कर दें कि प्राक्कलन समिति की आलोचना करें,
तो वहाँ पर फिर आगे वाले पॉइंट काम आ जाएंगे कि प्राक्कलन समिति जो है उसकी इस आधार पर आलोचना भी की जाती है कि इसका जो उद्देश्य है कि तथ्यों की जांच करना, फैक्ट को चेक करना। तो ये फैक्ट को चेक करके उसमें सुधार करने के स्थान पर ये इन्वेस्टिगेशन करनी लगती है, यानी छिद्रान्वेषी, जैसे सीबीआई जांच करती है ना, कि कमियां खोजना, ये कमियां खोजने की ओर उन्मुख हो जाती है, कमियां खोजने की ओर डायरेक्शन में चली जाती है, जबकि कमियां खोजना इसका काम नहीं है, इसका काम है एफिशिएंसी को बढ़ाना। फिर भी विभागीय पुनर्गठन संबंधी जो सिफारिशें प्रस्तुत करने लगती है कि इसमें इतने लोगों को रखा जाए, इसको हटाया जाए, ये सब इसका काम नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि इन आलोचनाओं के उपरांत भी यह समिति एक मंच उपलब्ध कराती है जिसमें प्रशासक और लोक प्रतिनिधि यानी ब्यूरोक्रेट्स और जो चुने हुए मिनिस्टर रहते हैं वो लोकतंत्रात्मक प्रणाली में लोक कल्याण के आदर्श को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यानी प्राक्कलन समिति वो खत्म हो गई। अब हम देखते हैं दूसरी कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसके बारे में भी ऐसे ही लिखा जा सकता है। लोक लेखा समिति पर अगर इंडिविजुअल आएगा तो इसका बैकग्राउंड ये है कि लोक लेखा समिति संसदीय स्थायी समितियों में प्रमुख है। इसके गठन की जो हिस्ट्री है वो 1896 में वेल्बी कमीशन, वेल्बी आयोग बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, और 1919 में ब्रिटिश सरकार का जो लॉ आता है, एक्ट, जिसे हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, इसका इतिहास वहां से जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना की जाती है संसदीय कार्यवाही प्रक्रिया नियम 143 के आधार पर 1951 में संविधान में संशोधन करके इसकी स्थापना की गई थी। मूल रूप से ये बनी कब है, तो इसका अगर हम ऑब्जेक्टिव वाली बात करते हैं तो 1921 में बनी। आगे चल के इसमें संशोधन करके, चूंकि 1921 ब्रिटिश इंडिया की बात है, आज़ादी के बाद फिर इसको भारत में स्थान दिया गया, तो पैकिंग नई, मटेरियल वही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसमें टोटल मेंबर हैं 22, लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। आगे चल के यानी 1967 तक इसका जो चेयरपर्सन था, चेयरमैन था, वो रूलिंग पार्टी का बनता था। 1967 से परंपरा के रूप में इस प्रथा को समाप्त करके अब विपक्ष का एक व्यक्ति उसे इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी का, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस का व्यक्ति इसका अध्यक्ष रहता है। सदस्यों का चुनाव वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी विधि से किया जाता है। अब हम आते हैं इसके कार्यों और शक्तियों पर, यही हमारा मेन आंसर रहेगा। तो लोक लेखा समिति के कार्यों का विस्तृत जो विवरण है वो संचालय नियम 308 में वर्णित है। इसके कुछ कार्य देख लें। पहला है कि भारत सरकार के विनियोजन लेखा की सूक्ष्म जांच करना। विनियोजन लेखा होता है कि सरकार जो पैसा खर्च करती है, विनियोग विधेयक के द्वारा वो संसद से अप्रूवल मिलता है, तो उसी प्रकार से एक अकाउंट है विनियोजन लेखा के कहाँ किस तरीके से उसको खर्च किया जा रहा है, उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच करेगी। अगला ये क्या करता है कि सीएजी जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, तो सीएजी की रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और पब्लिक अकाउंट कमेटी ही फिर उसकी जांच करती है। सीएजी उसको असिस्ट करता है। तो लेखा में उल्लेखित धनराशियों का, यानी सीएजी ने जो जांच की थी कि सड़क या रोड बनाने के लिए जो फंड दिया गया था, तो वास्तव में रोड बनाने के लिए फंड अवेलेबल था, और फंड अवेलेबल था तो क्या रोड बनाने पर ही खर्च किया गया? संसद ने अप्रूवल किस काम के लिए दिया था? क्या उसी पर्पज से फंड को एक्सपेंड किया गया है? इन सब चीज़ों की जांच कौन करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। इसके बाद कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है शासन की ओर से, सरकार की ओर से, क्या उस अधिकारी के द्वारा ही किया गया है जो इसके लिए ऑथोराइज्ड है, या कोई भी व्यक्ति उस पैसे को खर्च कर रहा है? ठीक है। इसके बाद संसद अथवा राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश दिया जाए कि जरूरी नहीं होता कि विभागीय जांच हो, कभी कभी किसी भी इंडिपेंडेंट जो बॉडी रहती है उनकी भी लेखाओं की ये जांच कर सकती है। जैसे कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन रहते हैं जिनका संसद के द्वारा सीधा नियंत्रण नहीं होता है, उनकी भी ये जांच कर सकती है। जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये इस प्रकार के जो कॉरपोरेशन है, इनको डिपार्टमेंट से अलग बनाया गया है, तो इनके पूरे अकाउंट की जांच की जाती है और उस पर भी पीएससी काम कर सकती है। उसके बाद इसका भी हम निष्कर्ष कर देंगे। लोक लेखा समिति लोक व्यय पर संसदीय नियंत्रण की सार्थकता और हमारा ध्यान आकर्षित करती है। यह इसके सदस्य यह भी शिकायत करते हैं कि जिन लेखों को समिति की जांच के लिए लाया जाता है वे पुराने पड़ चुके होते हैं और सरकार इनके रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेती है। लेकिन इन आलोचनाओं के बाद भी आंकड़ों से ज्ञात हुआ है कि समिति में सभी दल के सदस्य होते हैं जो निष्पक्षता से कार्य करते हैं और प्रशासन में लोक व्यय करने में सावधानी बरती जाती है। यानी ओवर मोरल ऑफ द स्टोरी ऐसा समझो
ये जो कमेटी बनेगी इसमें 15 मेंबर लोकसभा से, 7 राज्यसभा से रहेंगे। ये दलगत नहीं होते, यानी दलों से ऊपर उठ के काम करते हैं। वैसे तो कांग्रेस, बीजेपी, रामो भामो, ये सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उस ढंग से ये झगड़े करते रहते हैं, मगर इस समिति में ये दल की भावना से निकल करके कुछ अच्छा काम करते हैं। तो कहा जाता है कि ये ऐसी जांच करते हैं जो पुराने हो चुके हैं, पुराने अकाउंट की। लेकिन पुराने अकाउंट की जांच के उपरांत भी शासन या सरकार अलर्ट होती है कि इस पर बहस होगी, संसद में जवाब देना पड़ेगा, पूरा मीडिया इसको प्रसारित करेगा, लोगों के बीच मैसेज जाएगा, तो वो फिर अलर्ट हो जाते हैं और लोग यानी लोगों का जो पैसा खर्च करना है उसको खर्च करने में सावधानी बरतते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट हो जाते हैं दोनों कमेटी। तीसरी कमेटी आती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन लोक उपक्रम समिति। जैसे ये 2 समितियां थी वैसे ही इसको लिखना है, इसको पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो कि 1964 में कृष्णा मेनन की समिति की सिफारिश पर बनी थी। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और सदस्यों का कार्यकाल 1 साल, 1 साल के बाद रोटेट होते हैं, नए सदस्य आ जाएंगे। सदस्यों का इसमें इलेक्शन उसी प्रकार से होगा जैसा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का होता है, यानी एकल संक्रमणी की विधि के द्वारा ये किया जाता है। और इसका जो कार्य संचालन नियम है वो 312 में उसका उल्लेख किया गया है, और इसके कार्यों को वही 5-7 पॉइंट में लिख के निष्कर्ष करके ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। अगला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी रिक्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। उसमें हम बात करेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैसे नियुक्त करेंगे, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी आलोचना क्या की गई, और साथ ही साथ एक बड़ा टॉपिक रहेगा रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी वित्त मंत्रालय की मौद्रिक और राजकोषीय नीति में क्या भूमिका रहती है, उसको भी देखेंगे। तो मौद्रिक नीति और जो राजकोषीय नीति है ये होती क्या है, तो वो भी हम अगले टॉपिक में जल्दी से कवर करेंगे।